तो ये डाउट ले लेते हैं पहले। In the question 22, charge is given, distance is given, dipole moment निकल गया, पूछ रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस C, P तो P हो जाएगा, Q इंटू डी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान से सवाल है। फिर पूछा वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 80 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ना। कैसे लिखोगे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन सिर्फ स्लोली रोटेट किया है, कितना करना पड़ेगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू एट 180 डिग्री माइनस यू एट 0, यू एट 180 पी, यू एट 0 इज माइनस पी, कितना हो जाएगा 2p। इज इट क्लियर। तो ये बहुत आसान सा सवाल था शुभम पाटिल, ये होना चाहिए। सर वर्क डन में प्रॉब्लम आया था। ठीक है, अभी समझ में आया 2p क्यों हो जाएगा। हाँ सर। इनिशियल माइनस पी, 180 से रोटेट किया प्लस पी, माइनस पी डॉट ई होता है। चलो और कोई सवाल किसी को। इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्कशन हो, मतलब थ्योरी पूरा हो गया था, सवाल कर लो पूरा, सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट आएगा। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, थ्योरी को आगे बढ़ाता हूँ। आज एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। And then we will move to concept of गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो गॉस लॉ समझ में आएगा। गॉस लॉ जब डिस्कस हो जाएगा तो उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे गॉस लॉ से, वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ रिजल्ट जो हमने डेरिवेशंस ऑलरेडी किए थे इंटीग्रेशन से, वही चीज गॉस लॉ से बहुत इजीली आ जाएगा। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा इसमें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो रहेगा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीटर। ठीक है, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सेल्फ एनर्जी डिस्कस करेंगे एंड देन फिनिश हो जाएगा। सो एक बड़ा सा पोर्शन 12th का फिनिश हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद सिलेबस बहुत फास्ट रेट से बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ तुम्हें मेहनत करना है बच्चों। मुझे लगता नहीं कि तुम लोग पढ़ रहे हो। मानसी, घर पे सॉल्व करो सवाल। यस सर। इलेक्ट्रिक डायपोल के सवाल सॉल्व किए? हाँ सर। कितने सवाल सॉल्व किए मानसी, ईमानदारी से बताना। सर 11 क्वेश्चंस, मॉड्यूल में 11 क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सारे सॉल्व कर लिए? हाँ। यस सोम प्रकाश, बोलो क्या डाउट है। सर मॉड्यूल का डाउट है। हाँ बोलो, मॉड्यूल इंजीनियरिंग वाला मेरे पास है, बोलो। सर पार्ट 2 का G7। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 G7। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, जेई का पूछा हुआ सवाल है ना। और मेडिकल वाले ध्यान देना, ये ट्रिकी सवाल है, जेई का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, मेडिकल वाले एकदम ध्यान से देखना, नीट
में पूछ सकता है, इनफैक्ट जेई मेन में भी ये सवाल पूछ सकता है, एज इट इज, ऐसा ही एग्जैक्टली, बिकॉज ये बड़ा फेमस सवाल है। बच्चों इस पे कुछ चार्ज क्यों दे दिया, और L इज इक्वल टू 0 इसको लिया है, और L इंफिनिटी इंफिनिटी पे लिया। कहना मैं यहां से चल रहा हूं ऐसे, L डिस्टेंस से DL डिस्टेंस चला गया, डॉट DL माइनस साइन यहां से यहां गया, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां के लिए, माइनस सॉरी 0 से इंफिनिटी के लिए। ये क्या होगा, ये क्वांटिटी माइनस ई डॉट डीएल क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या, ई डॉट डीएल, इज इट डीवी, फ्लक्स, ई डॉट डीएल डीवी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या कर रहा है, ये 0 से लेकर के यहां तक गया, माइनस ई डॉट डीएल, मतलब पोटेंशियल V एट इंफिनिटी माइनस V एट 0, है कि नहीं, ये तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके कारण इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना है, इंफिनिटी पे तो 0 होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0, तो ये 0 हो गया, माइनस इसमें जीरो L कितना, इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से L इज इक्वल्स टू 0 जी। अच्छा उल्टा किया, L इक्वल टू इंफिनिटी से 0 किया है, तो V एट 0 माइनस V एट इंफिनिटी हो जाएगा। V एट 0 कितना है बच्चों, के क्यू बाई आर, सारे बच्चे देखना क्या है, के क्यू बाई आर, यहाँ का पोटेंशियल। क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल के लिए, नॉन यूनिफॉर्म है तो भी पोटेंशियल यही कहेंगे, बिकॉज हर का डिस्टेंस उतना ही है, इंफिनिटी पे 0, से आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, इज इट क्लियर। अब Q का वैल्यू दिया है, बहुत ही ट्रिकी सवाल, मतलब इजी एंड ट्रिकी, तो सर इजी भी और ट्रिकी भी कैसा, समझ सर में इसमें आना नॉन कंडक्ट, सर इसमें नॉन कंडक्टिंग का कोई रोल नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग का कोई रोल नहीं है, बिकॉज अगर कंडक्टिंग होता तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये आईआईटी अपने सेफ साइड के लिए लिखा है, हालांकि कुछ भी मेंशन किए हुए बिना मेंशन किए हुए लिख सकता था, बट कंडक्टिंग और नॉन यूनिफॉर्मली नहीं होता, कंडक्टिंग होता तो सिमेट्री में अपने आप चेंज हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म रखना है तो नॉन कंडक्टिंग ही होना पड़ेगा, क्लियर। यस सर क्लियर। अब नॉन कंडक्टिंग से ज्यादा ये पढ़ो, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे परेशान हो जाएंगे कि के क्यू बाई आर तो हम तब लिखते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, नहीं मैंने पढ़ाया है नॉन यूनिफॉर्म में भी है। चलो एक ही चीज को मैंने 5 बार बोल दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखना ये सवाल ना मैं क्या कर देता हूं, इसी सवाल को बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, आंसर बता देते हैं, ये मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आंसर, 0 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब मैंने यहाँ पे था इंफिनिटी से 0, मैं कर दूं तो 0 से इंफिनिटी, माइनस के क्यू है, मैंने कह दिया इंफिनिटी से ही 0, लेकिन ये साइन हटा दिया,
माइनस साइन हटा दिया, माइनस सी डॉट दिया नहीं। समझ में आ रहा है कि जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सवाल तो तुम गलत करोगे, बिकॉज आंसर से रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। ई डॉट डी एल इजकल टू माइनस डी वी लिखेंगे, ठीक है। तो सृष्टि ये समझ में आया जो हमने अभी वेरिएशन किया? चलो बच्चों, और कोई डाउट? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे शायद सर H8 दूसरा सवाल लेते हैं। H8 three dipoles, each of dipole moment P placed tangentially on a circle of radius R. Magnitude of electric field intensity at center of the circle will be. So बच्चों एक डायपोल है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। वन ट्वेंटी क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, बताओ बच्चों। तीन डायपोल है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, व्हाट विल बी द आंसर? देखो राशि बता देगी, राशि उसमें एक ऑप्शन जीरो है, क्या जीरो हो सकता है? राशि कनेक्टेड ही नहीं है। कल तो 25 थे यार, आज 21 में चले गए, 4 बच्चे कम हो गए। कौन कौन है कम होने वाले? अच्छा, राशि कनेक्टेड नहीं है। गौरी पाटिल, क्या जीरो हो सकता है ये आंसर? अच्छा जीरो होगा, रीजन इज इसके कारण हालांकि फील्ड किधर होगा? इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट। इसके कारण क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट। तो अभी भी तीनों कितने एंगल पे होगा? 120 120 120, तीन इक्वल वेक्टर 120 पे, आंसर शुड बी जीरो। सर पीछे लेकिन आंसर बी दिया है। नहीं यार, बी तो होगा ना, 120 120 दिया है ना। हाँ वही ना, मुझे भी जीरो ही लग रहा था, लेकिन बाद में पीछे आंसर चेक किया तो उसमें ही आया, बी बोला है उन्होंने, 2 kp/r³। नहीं यार, तीन सारे टेंजेंशियल है तो जीरो होगा आंसर, ठीक है। फिगर में जो डायरेक्शन दिया है इसका मतलब P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और लिखा हुआ लैंग्वेज में और सर्किल पे भी देखो तो एरो जो ड्रॉ किया वो टेंजेंशियल है। बट अगर नहीं रहता, कोई डायरेक्शन दिया हुआ भी रहता, जैसे मैंने कहा इसके कारण इसके परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे ऐसा डायपोल होता, यहाँ पे ऐसा डायपोल होता, तो हम लिखते इसके कारण यहाँ पे क्या होता, किसी एंगल पे है ये। वी नो दैट, तीन वेक्टर लिखना मुझे, ठीक है। तो बड़ा सा कोई बात नहीं है, बट इसका आंसर तो जीरो होना चाहिए। वही कंफ्यूजन था सबसे। फील्ड तो उसी प्लेन में होगा ना। हाँ सर। एक और चीज हो सकता है इसमें, एक और सवाल क्या हो सकता है वो भी बताता हूँ। अब सवाल कैसे पूछ रहा है वो एक ऑप्शन से भी हो सकता है बच्चों। अब सवाल दोबारा मैं पढ़ता हूँ कि डायपोल कैसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ डायपोल, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है?
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। हाँ, आगे डायपोल्स ऐसे रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, तीनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। समझा क्या? तो क्या सर आंसर हो तब क्या आएगा जाएगा फिर? इसमें? हालांकि वो भी आंसर नहीं है, 3 kp/r³ हो जाता है। 3 dipoles, each of dipole of magnitude p are placed tangential on the circle। हालांकि इसमें तो tangentially लिखा है क्लियरली, radius r in its plane position at equal angle from each other, क्लियरली लिखा है। चलो इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला तो ये दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कोई फील्ड लाइंस होता नहीं, बट टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे, थोड़ा विजुअल इफेक्ट हो, विजुअलाइजेशन हो, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज एक चार्ज है बच्चों, और इस चार्ज के कारण अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इसको ग्राफिकल वे में दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, तो मैं एक वेक्टर डायग्राम से दिखाऊं इस स्पेस पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा होगा। अगर मैंने ऐसे हर पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहा इलेक्ट्रिक फील्ड टू शो द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बच्चों ये 2-4 जगह ड्रॉ किया तो कुछ तो दिखा, बट हर पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो ये अलग अलग लाइन देख करके एक लाइन बन जाएगा। अगर ये एक लाइन बन गया सो इट सीम्स लाइक दैट कि हमने तो मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन लॉस कर दिया। तो सर कैसे, हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि किसका किस पॉइंट पे क्या मैग्नीट्यूड है, वो एक लाइन बन गया। बट यस डायरेक्शंस तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ये जो लाइन बना है उसका एरो जो दिखा रहा है वो एरो है। ठीक है बच्चों, जब मैंने ऐसे वेक्टर डायग्राम से दिखाना शुरू किया तो हमें बहुत सारे लाइंस बन गए, उस पर एरो साइन हुआ, एरो साइन दिया। अभी लग रहा है कि ये मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन लॉस हुआ है, बट एक्चुअली लॉस नहीं हुआ है। कहोगे कैसे लॉस नहीं हुआ है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूं तो इस पे सपोज 3 लाइन पास कर रहे हैं, उतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो एक ही लाइन पास कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किए तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है, एंड वी नो दैट कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और हम ये देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल हो जाता है। सो डायरेक्शन एरो का जो है वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और फील्ड का इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बताता है फील्ड लाइंस का डेंसिटी। तो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ है। यहां तक क्लियर? यस सर। तो बच्चों ये जो अभी हमने ड्रॉ करने की कोशिश किया, ये जो बना इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने पहले ही बता दिया इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा इमेजिन करते हैं। तो सर आप अगर निगेटिव चार्ज पर ड्रॉ करना चाहोगे, निगेटिव चार्ज का फील्ड लाइंस तो कैसा होगा? ओके सर, निगेटिव चार्ज पे तो फील्ड लाइंस इन करेगा, ऐसे ऐसे एरो आएंगे, एंड फील्ड लाइंस कैसा होगा? इनसाइड ऐसा होगा। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक वे में समझते हैं। कैन वी से दैट पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक
पहला पॉइंट तो लिख लो, डायरेक्शन ऑन द फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ एरो सोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, टेंजेंट टू द लाइन। दूसरा, फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines emanates या emerges from पॉजिटिव चार्ज, कुछ फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, वी ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर, अगर किसी रीजन में फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट इज फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वी ड्रॉ फील्ड लाइंस in any region for resultant electric field। दो तीन चार्ज का सिस्टम है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम शो करेंगे तो किसी एक चार्ज के लिए एक नहीं, फिर दूसरे चार्ज के लिए, तीसरे चार्ज के लिए अलग अलग नहीं दिखाएंगे, रिजल्टेंट दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, टू फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जेआर बैच का कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं करेगा। एक पॉइंट पे, टाइम की जगह पॉइंट कहेंगे, एक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, लिखा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखा रहे हैं वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, जो भी नेट है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चौथा पॉइंट बच्चों, देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ड्रॉ किए, तो ड्रॉ करते समय देखो ये क्या दिख रहा, लग रहा है कि ये फील्ड लाइंस ना दूर जा रहा है एक दूसरे से। इट सीम्स लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल ईच अदर, ये समझाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर ये निकला और ये अभी दोनों डिस्टेंस कम है, दोनों दोस्ती करके साथ निकला, तो ये साथ साथ ही जाता है बट दूर होते जा रहा है, मतलब रिपेल कर रहा है। और भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पांचवा पॉइंट लिखो, if a field lines, if a field line emerges from a positive charge, then it will either terminate
लिखते जाओ, इधर टर्मिनेट एट सम नेगेटिव चार्ज और it extends up to infinity. It will not vanish in mid-air. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकाला तो ऐसा नहीं कि यहां से निकाला एक और बीच में जाके इसको छोड़ दिया, क्योंकि सर आप तो पूरा छोड़ ही रहे थे। बच्चों में छोड़ नहीं रहा था, ये कह रहा था कि ये जा रहा है, कितना दूर तक ड्रॉ करेंगे, बट इट कंटिन्यूज। ऐसा नहीं कि ऐसे यहां तक किए तो ये खत्म हो गया, इट कंटिन्यूज टू, है ना। तो जितना फील्ड लाइंस ऐसे निकला है सब इट विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, या कोई नेगेटिव चार्ज मिल गया रास्ते में तो उस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर जाएगा। ये लाइन जरूर लिख लेना बच्चों। और कोई पॉइंट किसी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में? पॉइंट्स आएगा तो हम लिखा देंगे। तो अभी तक क्या क्या समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्यों ड्रॉ करते हैं? टू हैव ए विजुअल इफेक्ट, टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे, सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है ना। और क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये था, आवर एम वाज टू शो द डायरेक्शन एंड टू शो द मैग्नीट्यूड। जब हम सब जगह पे मैग्नीट्यूड ड्रॉ किए तो वो सब मिक्स होकर के लाइन बन गया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो एग्जैक्टली हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। कर्व्ड है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस कर्व का टेंजेंट के डायरेक्शन होगा, और एरो टेंजेंट का दो डायरेक्शन हो सकता है, इधर और इधर। जो डायरेक्शन में एरो पुट किया हुआ फील्ड लाइंस पे वो डायरेक्शन का टेंजेंट। यहां तक में किसी को दिक्कत? बच्चों 100% क्लियर? प्रतीक? यस सर। 100% क्लियर? हाँ फिर क्या सर। डिस्कस किया बच्चों? फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अपूर्वा ने बहुत अच्छा से बताया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि हम जो ड्रॉ करते हैं, हमने लिखा था कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट किसी भी सिस्टम के कारण किसी रीजन में नेट फील्ड क्या है उसका हम फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट पे रिजल्टेंट का कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से निकला है तो वो याद इधर एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी या किसी नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। मिड एयर में हम ऐसे वैनिश नहीं करा सकते। ये कहा कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करो बच्चों, तो चैतन्य ने ये 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया और सो गया। सही है। किसी दूसरे को दिया, प्रतीक को दिया, ये 6 लाइन ड्रॉ किया, 2 8 ड्रॉ किया, है ना। ऐसे ही राशि को दिया तो ये 15-20 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। जिसको जो ड्रॉ करना है, जितना फाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितना फाइन ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली हमने कहा फील्ड लाइंस का डेंसिटी डेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई कहेगा सर जो ज्यादा ड्रॉ किया वो उसका फील्ड ज्यादा होगा क्या, अगर चार्ज तो वही लिया है। बच्चों हम ये कंपैरिजन करते हैं। अगर यहां से सपोज इतने से सपोज 10 जा रहा है किसी एक केस में, तो यहां पे उतना बड़ा लेगा तो कुछ ज्यादा जाएगा। तो ये कंपैरिजन होगा। एग्जैक्टली 10 फील्ड लाइंस कोई मायने नहीं रख रहा है कि 10 है या 15 है। कंपैरिजन में कितना है? सर लैटरल प्रेशर। क्या फिर से बोलो?
The lines of force exert lateral pressure on each other. लैटरल प्रेशर ये क्या होता है? पढ़ा था सर बुक में। वो चीज मैंने बताया ना, एक बच्चा अभी ज्वाइन किया, किसकी नींद अभी खुली है? अभी ज्वाइन करने वाला कौन बच्चा है? सर H8 में E इक्वल 0 तभी होगा जब 3 क्या लिखा? अच्छा उसमें एरो का डायरेक्शन सबका सेम डायरेक्शन में नहीं है क्या? नो सर, 2 क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, ओके तो फिर वो PA प्लस PB इज इक्वल टू PC हो जाएगा ना। ओके एकदम सही, एकदम सही। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 वाला हो जाएगा, है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया, वो दिख नहीं रहा था। एरो भी तो थोड़ा बड़ा करते हैं, डायग्राम तो इतना छोटा बनाया है। और कहाँ दिख रहा है एरो? सर मैं वही बोल रहा था। सर्कल के ऊपर सर, वो बाद में नोटिस किया। अच्छा एक्चुअली क्या हुआ ना, ऑनलाइन क्लास लेते लेते ना आंख खराब हो गई है, मेरा पावर चला गया, मुझे दिख भी नहीं रहा, चश्मा लगाना पड़ेगा। सही में ये ऑनलाइन बड़ा हेल्थ इशू क्रिएट कर रहा है। कितना दिन चलेगा? कोरोना से कोई ज्यादा डर नहीं है, इससे ज्यादा डर हो गया है। सबकी आंखें खराब हो रही है, हेल्थ बहुत इफेक्ट आ रहा है। क्या आनंद सर अगर आंखों पे स्ट्रेस, हाँ सर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सर अगर आपको स्ट्रेस हो रहा होगा आंखों पे तो फिर आप 0 नंबर का एक चश्मा बनवा लीजिए ना, ब्लू रे कोटिंग वाला, अरे इससे यार कम वो हो जाएगा। चश्मा वश्मा बनाया हुआ है, लेकिन लगाता कौन है? एक समय में 4-4 5-5 क्लास लेता था। शुरुआत के 6 महीने ना 4 से 5 क्लास डेली लेता था। देखो चश्मा वश्मा डॉक्टर के पास सब पहुंच गया था। अब देखो दिख रहा है वो। लेकिन ये अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा नहीं लगता यार। ये लगता है कि जिसको हमने चश्माधारी सबको बोलते थे उसी कैटेगरी में आ गए, तो क्या बुक करें? और कंफर्ट जोन नहीं रहता लगाना, ना कहा था कि कंप्यूटर पे लगा कर रहिए, बट मजा ही नहीं आता, बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। चलो बच्चों, चश्मे वाले का बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए मुझे भी लग गया लगता है। एनीवे हम तो कम बैक करेंगे, हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं। अनन्य और तेरा क्या हाल है? एक्सरसाइज कर रहा है? हाँ सर करता हूँ सुबह। यार तुझे जरूरी है मुझे लगता है। सर वॉक करता हूँ और 6 किलोमीटर का। साइकिलिंग करो, साइकिलिंग। और सीढ़ियों पे लिफ्ट मत लिया करो। देखो एक आया फिर चला गया, अटेंडेंस बनाने आया, देखा कि क्या चल रहा है। अरे यार ये तो रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा था, क्या पढ़ा रहा था? चलो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे, आगे बढ़ते हैं। मुझे ना फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, किसके लिए? 2 पॉइंट चार्ज के कारण। एक पॉइंट के लिए तो निकाल दिया, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। अब देखो ये क्या होगा, ये फील्ड लाइंस इससे ऐसे बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकला फील्ड लाइंस, और देखो निगेटिव चार्ज लेने के लिए तैयार है। अब यहां से फील्ड लाइंस निकला, ये ऐसे जा रहा था, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पुल करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पुश करेगा। ये ऐसे बाहर निकला, फील्ड लाइंस जाने वाला था इधर, बट ये इन्हें जाकर ऐसे टर्न ले लेगा।
ऐसे जा रहा था, ऐसे नहीं जाके कैसे ले लेगा, ऐसा होगा बच्चों फील्ड लाइन। समझा क्या? ये थोड़ा दूर से घूम के आएगा। इस टाइप का फील्ड लाइंस होगा। अब देखो जब हम ऐसा फील्ड लाइंस ड्रॉ किए तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये देखो ऐसे गया इस टाइप से, ऐसे जा रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है। सिमेट्रिकल अगर है, अगर प्लस क्यू माइनस क्यू है, सो व्हाट यू विल फाइंड, ये लाइन सिमेट्रिकल होगा और यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा। और हमने देखा था यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, तो फील्ड लाइंस कैसा होगा? ऐसा देखो, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? इस लाइन के परपेंडिकुलर ये डायग्राम से दिख रहा है ना बच्चों? ओके सर, अगर दो प्लस क्यू रहता तो कैसा डायग्राम होता? ये दोनों फील्ड लाइंस निकालेगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकाला, ये इधर निकाला, दोनों में सोचो कि रिपेल करने का टेंडेंसी है। तो इसका जो फील्ड लाइंस इधर निकला ये ऐसे चला जाएगा, इसका जो फील्ड लाइंस निकला ये भी उसको पुश करेगा, ऐसे चला जाएगा। जाना था इधर बट इधर भी है, तो ये क्या करेगा? पुश करेगा। डायग्राम अच्छा से ड्रॉ करो, इस टाइप का फील्ड लाइंस लगेगा। अब देखो ये डायग्राम क्या बताता है दो पॉजिटिव चार्ज का, कि यहाँ पे फील्ड लाइंस एग्जैक्टली मिडिल में देखोगे तो ये फील्ड लाइंस क्या इधर ऐसे बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बच्चों कुछ तो फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगा, डेंसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा। देखो ये फील्ड लाइंस ऐसे जाके एक्युमुलेट कर रहा है, यहाँ पे जाकर के लग रहा है कि सब एक जगह पे जमा हो रहा है, नजदीक आ रहा है, लेकिन उसके बाद आगे देखोगे तो और फिर आगे जगह मिलेगा, फिर दूर दूर जाएगा। ये कितना क्लियरली बता रहा है कि यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम से हम ये चीज बता सकते हैं जो हमने मैथमेटिकली पढ़ा था, बट उसमें मैथमेटिक्स पढ़ा, डिराइव किया, डेरिवेटिव 0 लिया, तो यहाँ पे ये आइडिया बता दिया, यस देयर विल बी मैक्सिमम। समझ में आया बच्चों? सर हाँ बोलो। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी यही केस होता है ना, सेम? उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, छठा सातवां पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स क्लोज लूप, ठीक है? कहोगे सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाया, तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लिया और ऐसे 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 मूव कर दिया, देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है, टेंजेंशियल और यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव 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 वर्क यहाँ पे आ गया, टोटल पॉजिटिव वर्क कर लिया एक राउंड ट्रिप में। एक राउंड ट्रिप में इलेक्ट्रिक फील्ड ने टोटल पॉजिटिव वर्क किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए। समझा? तो ये लिख लेना कंसेप्ट। बच्चों ये हेल्प करेगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए लाइन चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइन चार्ज। बच्चों लाइन चार्ज जो है ये पॉइंट चार्ज से बना हुआ, बहुत सारे पॉइंट चार्ज से बना हुआ। दिस विल सेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। देखना है यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे हैं, इधर सेंड करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। ये कहेगा कि मैं इधर भी सेंड करता हूँ, इधर भी सेंड करना चाहेगा। तो ये वाला क्या कहेगा, यार हम भी हैं, हमारी तरफ क्यों सेंड कर रहे हो, जाने देगा क्या इधर, इसका मन तो करेगा, कहेगा हम भी है, इधर भी है। तो ये इधर नहीं सेंड करेगा बिकॉज इसको भी सेंड करना है। तो क्या होगा, सब इधर इधर सेंड करेगा। इसमें किस टाइप का सिमेट्री होगा, प्लेनर या सिलिंड्रिकल या सर्कुलर, किस टाइप का सिमेट्री होगा? सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा। बच्चों मैं दिखा तो रहा हूं, अभी लग रहा है कि प्लेन पे है, एक्चुअली प्लेन पे नहीं है बच्चों, ये सिलेंडर में है ना। फील्ड लाइंस जो है ना वो ऐसे सिलेंडर में है, हर डायरेक्शन में है। इस टाइप से मैं कैसे ड्रॉ करूं, यहां से दिखाया कि ये लाइन चार्ज है, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में, सिलिंड्रिकल सिमेट्री। बच्चों ये सेंड करना चाह रहा है इधर, बट ये नहीं जाने देगा बिकॉज जैसा इधर चार्ज है वैसा ही चार्ज इधर है। तो सब बात मान लेगा, ठीक है सब अपने अपने तरफ ऐसे सेंड करो। बट अगर कोई कहे कि नहीं इनफाइनाइट लाइन चार्ज नहीं है, फाइनाइट है, इतना ही डिस्टेंस पे लाइन चार्ज, कहोगे सर जो मिडिल में निकला है ना ये तो ऐसे ही जाने देगा बिकॉज जैसा इधर है वैसा इधर है। लेकिन यहां वाला तो कहेगा क्या मेरे पास तो इधर भी जाने का है, ऐसे सेंड करेगा। ये कहेगा यार मुझे भी जाने दो इधर, ये इसका इधर भी है, ये भी कहेगा यार मुझे जाने दो, इधर थोड़ा सा पुश कर सकता है बिकॉज इधर इधर चार्ज ज्यादा इधर कम है, so it will send in this way। तो एंड पॉइंट पे काफी डेविएशन होगा, यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा, ऐसा होगा। बच्चों समझ में आ रहा है चीजें, यहाँ पे डेविएशन होगा फील्ड लाइंस का, जितना इधर जाओगे डेविएशन कम होते जाएगा, मिडिल में डेविएशन नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे जो डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंड इफेक्ट। समझ में आई बात? अब बच्चों मैं बात करता हूं कि अगर ये पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, ऐसा ऐसा। अगर 1000 फील्ड लाइंस निकाला यहां से और यहां से पूछे कि बताओ फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होता है, तो एक ऐसे स्फीयर लोगे बिकॉज स्फेरिकल सिमेट्री है। यहां पे अगर फील्ड लाइंस का डेंसिटी बताओगे, कहोगे जस्ट आइडिया ले रहा हूं कि 1000 फील्ड लाइंस, 1000 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल, 1 बाई आर स्क्वायर का। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों ये फील्ड लाइन से बड़ा हेल्प करने वाला है हमें टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई भी एरिया है उसका एक एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अभी बताऊंगा, और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों फ्लक्स इज डिफाइंड एज, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी E डॉट A, जैसे वर्क डन लिखते थे F डॉट S, लेकिन F डॉट S स्पेशल केस था, वैसे ये भी स्पेशल केस है, मतलब एरिया वेक्टर थ्रू आउट सेम है पूरे एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
बट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इन दैट केस वी डिफाइन डी फाई इक्वल टू, जो डेफिनेशन है E डॉट ds। d phi is equal to E dot ds. Flux is, electric flux is a scalar quantity. क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया से 0 हो सकता है? area perpendicular to the flux, अगर मतलब इलेक्ट्रिक, लाइंस के पैरेलल एरिया। हाँ, अब मैं किसी का एरिया वेक्टर बताता हूं। एरिया वेक्टर इज perpendicular to plane of the area. उसमें भी दो डायरेक्शन होता है, तो वो दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। ये अगर मान लो बोर्ड का प्लेन है तो ये नॉर्मल ले सकते हैं या उधर वाला नॉर्मल ले सकते हैं। बट इसको समझाऊंगा, कभी कभी आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं अगर क्लोज सरफेस है। सो वी विल डिस्कस, गॉस लॉ डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। तो इसको मिटा दूं क्या? E डॉट ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट ds का इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर। बहुत ही सिंपल सा। बच्चों एक एरिया वेक्टर दिखा रहे हैं। This is x axis, this is y axis, this is z axis. E is equal to E naught I cap plus 2 E naught j cap plus 3 E naught k cap। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। और मैं पूछूं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू एरिया OABC। OABC से कितना होगा फ्लक्स? देखना ये कितना सा आसान सा सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो सिंपली फाई इक्वल टू हम क्या लगाना प्रीफर करेंगे? ई डॉट एस, ई डॉट एरिया। ई तो दिया हुआ है, डॉट एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कहा था? एरिया के परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर एरिया का कौन सा? आई कैप, जे कैप, के कैप? के कैप। डिवाइड
कौन सा डायरेक्शन है परपेंडिकुलर? राशि लखानी बताइए, ए बी के कैप। बहुत बढ़िया। तो ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया, कितना हो जाएगा? इसके साथ इसका डॉट 0, इसके साथ इसका 0, डॉट प्रोडक्ट सबको पता है 3E0 AB। पूजा राउत, क्लियरली समझ में आया क्या ये? अगर मैं पूछूं कि इसके प्लेन के साथ क्या कितना होगा, एक दूसरा दिखा रहा हूं डायग्राम। हालांकि तुम्हें तो कलर अलग दिखता नहीं होगा। ये जेड एक्सिस है, ये वाई जेड प्लेन में ले रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। अगेन दिस इज बी एंड दिस इज ए। ओ ए बी सी, तो ओ सी डी ई, इस प्लेन से कितना होगा फ्लक्स इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का? 0। कैसे 0 होगा? ये वाई जेड प्लेन में, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन, A2 वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वाई जेड प्लेन, वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा? आई कैप, ए बी आई कैप। तो आंसर क्या हो जाएगा? E0 इंटू ए बी, ये आ जाएगा। Am I right? लिखो एक सवाल। इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा एक्स आई कैप। पहला सवाल तो मैं मस्ती के लिए पूछ रहा हूं। पहला सवाल, यूनिट ऑफ अल्फा, वेयर एक्स इज पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट। अल्फा का यूनिट क्या होगा? पार्ट क्या होगा अल्फा का यूनिट? यार अल्फा का यूनिट वही होगा जो E बाई एक्स का होगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या कह सकते हैं? कैन बी राइट न्यूटन पर कूलम। ओके सर, ये कैसे? मानसिक अवस्था बताना, F इक्वल टू Q इंटू E होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बता सकते हैं न्यूटन पर कूलम। Yes, sir. न्यूटन पर कूलम और पर मीटर, दिस इज यूनिट ऑफ अल्फा। चलो ये तो मस्ती के सवाल पूछा। सोचो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एंड देयर इज ए क्यूब इसको नाम देता हूं बच्चों। क्यूब है ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ओ ए बी सी डी ई एफ जी। मुझे निकालना है फ्लक्स थ्रू ओ सी डी जी। अच्छा बता रहा हूं, अगर कोई सरफेस किसी क्लोज सरफेस का पार्ट है, सो आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज एरिया वेक्टर।
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जैसे अगर मैं बात करूं अभी ई बी ए एफ का बात करूं ये एरिया का, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल is taken as direction of area vector. अगर मैं बात करूं OCDG का, तो हम लोग ये वाला नॉर्मल लेंगे। हालांकि एक और तरीका होता है बच्चों, जब ऐसे एरिया लेते हैं, अगर सिंपल सा कोई एरिया है तो जिस सेंस में करा उस सेंस में राइट हैंड को कर्ल करो, थंब का डायरेक्शन लेते हैं, है ना, वैसे भी लेते हैं। बट अभी क्लोज पार्ट है तो ये डायरेक्शन लेंगे। OCDG से कितना हो जाएगा फ्लक्स? क्योंकि सर इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, कैन बी से कि यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। Why it will be zero? Because electric field जीरो है। मैं क्या पूछूं, फ्लक्स टू द CBED, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? क्योंकि सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, अलग अलग पॉइंट पे अलग है, बिकॉज अलग एक्स पे अलग है। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एनीवन, व्हाट इज द फ्लक्स? 0. Zero. Why zero? Area vector and direction of electric field are perpendicular to each other. बता सकते हो और कौन से जीरो होगा, और कौन कौन से? बच्चों क्यूब का साइड लेंथ दे दिया, मुझे लास्ट में बताना फ्लक्स थ्रू BEFA, ABEF से फ्लक्स कितना होगा? दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल, एन कैप। ओके सर, यहाँ पे फील्ड कितना है? अल्फा इंटू ए, डायरेक्शन कितना है? आई कैप डॉट, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आई कैप। सो अल्फा ए क्यूब विल बी द फ्लक्स। What is total flux through the cube in this case? बाकी सारे से जीरो है, सिर्फ इसी के साथ है अल्फा ए क्यूब। और तुम लोग JR बैच में हो, MR बैच में हो। कुछ बच्चे बता सकते हैं कि टोटल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, गॉस लॉ क्या है? कुछ देर बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गलत। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज Q internal upon upon epsilon naught times. टोटल इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों? टोटल फ्लक्स निकाल लिया तो बता सकते हो इस क्यूब में कितना चार्ज है? दिस इज द गुड क्वेश्चन, IIT लेवल का सवाल। समझा क्या है? तो आज का क्लास अगर ये सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा। कि अगर फील्ड ये दिया हुआ और फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स ये निकाला है, और गॉस लॉ में जस्ट डिस्कस करेंगे। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q इनसाइड इसके अंदर कितना चार्ज है ये बता दोगे। बच्चों आज का क्लास सफल रहेगा अगर ये सवाल तूने कर लिया तो। इसको लिख लो।
चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो सब आसान चल रहा है ना गार्गी? अभी तक में कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन तो देख लिया, ई डॉट डी एस, बट कन्विंस नहीं हो रहे कि ये है क्या, है ना? ई डॉट डी एस क्या कर दिया बच्चों? ये एग्जैक्टली ये बताता है समझने के लिए कि सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है किसी रीजन में, और मैंने एक एरिया ले लिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मैंने ये एरिया लिया। बच्चों ये फील्ड लाइंस ना इसको कट करके जा रहा है। तो अभी देखो, एरिया वेक्टर भी इधर और फील्ड लाइन भी इधर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। और देखोगे सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस अभी इसको कट कर रहा है, सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कट कर रहा है। तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम क्यों कर दिए? बिकॉज E इंटू एरिया इंटू कॉस 0 है अभी। बट सोचो इस एरिया को ना मैं अब थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, ऐसे करता हूं। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल एरिया वेक्टर का एंगल थीटा एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ई ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे टिल्ट करते 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 ऐसे कर दिया, ऐसे। तो बच्चों फील्ड लाइंस, ये जो एरिया वेक्टर ले रहे हैं वो बहुत ही थिन है। जब हम ऐसे है तो फील्ड लाइंस कट कर रहा है, ऐसे किया कम फील्ड लाइंस कट कर रहा है, ऐसे कर दिया तो फील्ड लाइंस या तो इधर से निकल रहा है या इधर से निकल रहा है, कट नहीं कर रहा है। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा, जब थीटा 90 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ऐसे से टर्न करते करते ऐसे कर दिया। फ्लक्स समझ में आया? तो इतना एग्जांपल्स जो अभी हमने डिस्कस किया बच्चों, तो ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। मैंने कहा मेजरमेंट मतलब ये आइडिया देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये नहीं है कि ये कह रहा है कि 10 फील्ड लाइंस 15 फील्ड लाइंस ये कोई नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज मेजरमेंट। कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है ये आइडिया देगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा, बट दिस इज नॉट ए नंबर। अगर कोई पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, तो बच्चों फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर कूलम, है ना? अच्छा, नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ। ये देखो हमने लिखा है लॉ, कहीं पे गॉस थ्योरम भी लिखा था। गॉस थ्योरम वहां लिखा था जहां पे हम इसको प्रूफ करते हैं फ्रॉम द कूलम्स लॉ से। तो बच्चों कूलम्स लॉ वो भी एक लॉ है, उसका भी एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। वैसे ही गॉस लॉ का भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। दिस इज लॉ, दिस इज बेसिक, सबसे बेसिक है। तो अगर हम इसको बेसिक मानते हैं गॉस को, तो कूलम्स लॉ प्रूफ हो जाता है। कूलम्स लॉ को बेसिक मानते हैं तो गॉस लॉ प्रूफ हो जाता है। तो एक को अगर लॉ कहे तो दूसरे को थ्योरम कह सकते हैं, प्रूफ किया जा सकता है, बट एक्चुअली है दोनों इंडिपेंडेंटली लॉ। ठीक, अब ये है क्या, गॉस लॉ। तो बच्चों अगर किसी रीजन में बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3, कुछ पॉजिटिव चार्ज है कुछ निगेटिव चार्ज है, and if you consider any enclosed surface,
closed surface. Consider a closed surface. That means a sphere हो, cylinder हो तो closed हो. तो ये जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं इमेजिनरी सरफेस, इमेजिन कर रहे हैं. दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. अभी इस पे गॉस लॉ लगाएंगे. तो ऐसा जब सरफेस आप कंसीडर करेंगे दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने वाले. सो व्हाट इज गॉस लॉ? ये स्टेटमेंट दे रहा हूं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस E dot ds through the closed surface. पूरे सरफेस पे E dot ds करेंगे. जब पूरे सरफेस पे करते हैं तो इसको ऐसे साइन देते हैं बच्चों. लिमिट में पुट करके सर्कल दे दिया, मतलब पूरे क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं. That comes out as Gauss law says that this is Q inside divided by epsilon naught. Charge inside divided by epsilon naught. मतलब इसमें आउटसाइड चार्ज नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. That means ये जो E है, E is the resultant electric field at the surface. ये क्या है? Resultant electric field. मतलब यहाँ का E लिख रहे हैं, यहाँ का E लिख रहे हैं, तो इस Q5 का भी कंट्रीब्यूशन इस E में है. बट जब फ्लक्स लिखे हैं तो ये Q5 यहाँ पे नहीं आएगा. Q इनसाइड, इनसाइड चार्ज कौन कौन सा है? ये मान लो सरफेस 1 ले लिया, तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस E डॉट ds थ्रू सरफेस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज है बच्चों Q1, यहाँ पे चार्ज है -Q2. तो अलजेब्रिक समेशन रहेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, डिवाइड बाय एप्सिलॉन. दिस विल बी द आंसर. अगर सपोज मैंने ये गॉसियन सरफेस लिया, ये गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस 2 हो जाएगा Q1 प्लस Q5 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट. E डॉट ds थ्रू दिस. ये बात समझ में आ गई सबको? ये तो आता ही होगा पहले से. अब एक आध सवाल कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर आप बोलो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. कोई कहेगा सर कोई चार्ज जो है ना वो सरफेस पे, तो क्या करोगे? चैतन्य, ऐसा डाउट आया कि अगर कोई चार्ज सरफेस पे है तो क्या करोगे? किसी को अभी मन में डाउट आया था ऐसा कभी? किसी को मन में कभी जो पढ़ा होगा, मन से पढ़ोगे तभी आएगा ना. यस सर. किसको आया था? मुझे सर. अनन्य प्रणव को आया था. और किसी को? बताता हूं. तो डाउट तो क्लियर हुआ नहीं होगा. राशि क्या नहीं, होगा इसका आंसर कि अगर कोई चार्ज सरफेस पे है तो क्या करेंगे? टीचर से भी पूछ लोगे तो परेशान हो जाएंगे. सर मेरे ख्याल से
बोलो बोलो प्रणव प्रणव। सर मेरे ख्याल से मतलब गॉसियन सरफेस को कंसिडर करके उसके ऊपर से ले लेंगे, उसको मतलब इंक्लूड कर लेंगे उसमें सरफेस चार्ज को। सरफेस चार्ज को इंक्लूड करना। एक्चुअली क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो है इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है? इमेजिनरी। उसका थिकनेस क्या होगा? बहुत कम। 0। बहुत कम, नेग्लिजिबल, टेंडिंग टू जीरो। मैथ वाले तो ज्यादा अच्छे समझेंगे, जे आर। मतलब इनफाइनिटेसिमली स्मॉल थिन है, एकदम थिन, वेरी थिन। इतना थिन कि जितना थिन तुम सोच सकते हो उससे भी थिन। मतलब कोई भी चार्ज उस सरफेस पे नहीं होगा, या तो सरफेस के बाहर होगा या सरफेस के अंदर होगा, क्योंकि हम वो जो सरफेस ले रहे हैं इमेजिनरी ले रहे हैं, कोई रियल में वो सरफेस नहीं, उसका कोई थिकनेस नहीं है। समझा बात? सो आइदर इट विल बी इनसाइड या आउटसाइड, नॉट ऑन द सरफेस। सरफेस का सवाल ही नहीं आता, बिकॉज दिस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बच्चों, कोई भी सरफेस है और एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q1 बाहर है। सारे बच्चे देखना, यानी ये क्लोज सरफेस है। अब मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स का। हमने समझा था कि फ्लक्स क्या होता है, कितना फील्ड लाइंस उसको कट कर रहा है ना। अब समझना, ये अगर हम सरफेस की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, तो आउटवर्ड नॉर्मल को एरिया वेक्टर लेते हैं। यहां देखना, ये एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल मोर देन 90 है। तो ये जो लाइन इन कर रहा है उसके कारण फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? कोई फील्ड लाइंस इन कर रहा है सरफेस का, तो इट कंस्टिट्यूट एज पॉजिटिव फ्लक्स या निगेटिव फ्लक्स? कहोगे सर निगेटिव फ्लक्स। निगेटिव फ्लक्स। अगर फ्लक्स फील्ड लाइंस पियर्स करके बाहर जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी इधर, फील्ड लाइंस भी इधर, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो ये ध्यान में रखना है। अभी देखो, अगर कोई चार्ज बाहर है, इससे जो फील्ड लाइंस निकला बच्चों, ये ऐसे कट करेगा, यहाँ पे निगेटिव फ्लक्स करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव। जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। जो भी फील्ड लाइंस है जो इन किया वो बाहर जाएगा ही जाएगा। कुछ फील्ड लाइंस होगा जो इन ही नहीं किया, इसके कारण भी फ्लक्स जीरो, इसके कारण भी जीरो, इसके कारण भी जीरो, इसलिए इसका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अगर क्लोज सरफेस के बाहर है। देखो गॉस लॉ समझ में आ गया। ये जो अंदर चार्ज है इसके कारण अगर पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, इससे जो फील्ड निकला सब बाहर निकल रहा है। ये समझा रहा हूं, ये नेट फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक एक करके डिस्कस करें, बिकॉज कहोगे सर ये तो आप इंटरसेक्ट करा दिए। तो ये इसके कारण जो फील्ड लाइंस है वो सब बाहर जा रहा है। अगर निगेटिव चार्ज होता है तो सब अंदर आता है। तो जो इनसाइड है उसके कारण फील्ड लाइंस है, जो बाहर है उसके कारण फील्ड लाइंस, सॉरी फ्लक्स जो है वो नहीं होगा। बट मान लो सवाल कर दे कि ये सरफेस है बच्चों, अच्छी बनवा में ऐसे सवाल दे दिया, हेमिस्फेरिकल सरफेस, बट दिस इज नॉट क्लोज। सिर्फ ये सरफेस की बात कर रही है, ये वाला, इसको क्लोज नहीं कर रहे। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे चार्ज है Q1 और पूछे चार्ज एक यहाँ पे Q2 और एक चार्ज यहाँ पे Q3, अब ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये ले लिया। अच्छा बता सकते हो कि किसके कारण यहाँ पे Q1 Q2 Q3 में ये हेमिस्फेरिकल सरफेस से किसका फ्लक्स होगा, किसका फ्लक्स नहीं होगा, और होगा तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अगर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज द एरिया वेक्टर। कहोगे सर सिंपल सा जवाब है,
अगर ये Q1 लेते हैं तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस गया है ऐसे ऐसे होगा। अब देखो ये Q1 के कारण जस्ट ये इसके पैरेलल में रखा था, ये फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये कर रहा है तो इन कर रहा है तो आउट हो रहा है, ये कर ही नहीं कर रहा। तो जो भी फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया, अगर ये इन किया है तो आउट भी हुआ, तो इसके कारण फ्लक्स जीरो है। कोई बच्चा कहेगा सर ये आउटसाइड था तो होना ही है। बच्चों ये आउटसाइड था बट ये सरफेस हमारा क्लोज नहीं है, दिस इज ओपन सरफेस, ये बेस नहीं है। बात करेंगे Q3 का, तो बच्चों Q3 का फ्लक्स होगा कुछ, क्योंकि ये बेस नहीं है तो यहां से फील्ड गया, ये वाला सिर्फ हो रहा है फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो फ्लक्स ड्यू टू द Q3 जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, फ्लक्स थ्रू द Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और फ्लक्स ड्यू टू Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ फील्ड लाइंस तो कट ही नहीं करेगा, कुछ कट करेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे बाहर तो इससे हो रहा है, कुछ ऐसे यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, तो इसका 0, इसके कारण निगेटिव, इसके कारण निगेटिव, इसके कारण निगेटिव, तो नेट जो हो जाएगा Q2 के कारण निगेटिव हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन, कभी कभी लोग बोलते हैं कि गॉस लॉ जो वैलिड है ना वो जब चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तभी है, ये गलत बात है। गॉस लॉ हमेशा वैलिड है किसी भी केस में, कैसा भी शेप हो। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट हम लोग हमेशा नहीं लगाएंगे, हम लोग गॉस लॉ जो अप्लाई करेंगे हम वैसे केस में अप्लाई करना चाहेंगे जहां पे सम काइंड ऑफ सिमेट्री है, उसके कारण हमें आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। तो इस गॉस लॉ का अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू some due to distribution of charges, है ना। If distribution is symmetry, if distribution had some kind of symmetry, then Gauss law will be useful in finding electric field. कोई कहोगे कि अगर सिमेट्री नहीं है, if there is no symmetry, if there is no symmetry, then Gauss law is still valid. But we won't able to find इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, बट सिमेट्री नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, बट गॉस लॉ विल स्टिल रिमेन वैलिड। ये कंसेप्ट शायद सबको पहले से क्लियर था, दोबारा बोल दिया, किसी को कोई डाउट है पहले से पूछ लो। बच्चों कुछ
और इंपॉर्टेंट सवाल ले लेते हैं। JR बैच, MR बैच, देखो ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है। बच्चों ये बहुत ही फेमस सवाल है और ये सबको तो रिजल्ट भी याद होगा, मुझे लगता है कि सारे बच्चों को होगा, बट एक बार बताते हैं नोट्स कंप्लीट के लिए। बच्चों एक स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ ए का, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ Q, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? क्या होता है फ्लक्स बच्चों? एनीवन? Q/6 ε0। Q/6 बहुत बढ़िया बच्चों। इसको क्या करते हैं, मैं एक अलग से एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। बच्चों ये ए साइड का जो साइड लेंथ था, इसके सेंटर से a/2, मतलब इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट लिया है, तो ऐसा ही स्क्वायर ना 5 और फेस इसको जोड़ करके क्यूब बना लो। ऐसा देखो क्यूब, इफ यू मेक ए क्यूब, बच्चों ये क्यूब का क्लोज सरफेस बन गया और ये इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पे रखा हुआ चार्ज। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। अब अगर पूछा जाए इसका फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना है, अगर सर Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना, इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ चार्ज तो इतना है, अगर सेंटर पे नहीं सेंटर से हटा दिया जाए क्या फ्लक्स चेंज होगा? सेंटर से थोड़ा दूर हिला दिया बट स्टिल इनसाइड है, फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं, फ्लक्स विल रिमेन सेम। बट अगर अगर सेंटर पे रखा हुआ है, इसके थ्रू अगर फ्लक्स सपोज φ1 है, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स φ1 ही होगा कि नहीं? अगर सेंटर पे तो इसके थ्रू भी φ1 होगा, बिकॉज सारे सरफेस के लिए सिमेट्रिक है। तो ये जो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब है दैट इज 6φ1, 6 फेसेस है। इसलिए φ1 जो उसने बताया कि सर Q/6ε0 होगा, और ये अभी ये जेई मेन में फिर से पूछा है 2021 में, जेई मेन 21 में ये सवाल पूछा, और ये तो बहुत ही फेमस सवाल है, बेसिक सवाल है बच्चों। बच्चों एक और फेमस सवाल है जो पूछ सकता है, इस बार तो मैं क्यूब भी ले लेता हूं। बच्चों एक क्यूब है, O A B C D E F G, और एक पॉइंट चार्ज रख दिया Q एट O। एक पॉइंट चार्ज Q is placed at origin O. What is the flux through OGDC? जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 0 होगा, बिकॉज जो इसके कारण फील्ड लाइंस होगा बच्चों, ये पॉइंट पे है, फील्ड लाइंस विल बी इसी प्लेन में होगा। प्लेन। जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज इस बोर्ड प्लेन से, तो फील्ड लाइंस ऐसा होगा, या कुछ फील्ड लाइंस ऐसा होगा, या कुछ फील्ड लाइंस अंदर से ही होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड है या तो इस प्लेन में, या ये प्लेन से पहले से ही बाहर है, या इधर ही है।
वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा प्लेन को। फील्ड लाइंस विल बी आइदर इन द प्लेन या आउटसाइड। नो फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट दिस सरफेस। और किसके साथ जीरो होगा? OACB और जो होगा OABC, इसके साथ भी जीरो होगा। और OGFA, जिस सरफेस से ये टच करा उसका सबके थ्रू जीरो। OGFA इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू OABC। ये सारे बच्चे लिख लें। अब बच्चों कितने फेस और बच गए? एक फेस 1 DEFBC, 2 और EFAB, ये 3 फेस और बच गए। 3 के थ्रू जीरो। तो बचा हुआ के साथ कितना होगा फ्लक्स? तो बच्चों अब सवाल ये आ रहा है कि इसके थ्रू, किसी एक फेस के थ्रू कितना होगा फ्लक्स? फ्लक्स थ्रू AFEB, AFEB क्या होगा? ठीक है, इसका आइडिया बताता हूँ, बहुत बढ़िया से सवाल है। इसका आइडिया ये है, ये जो क्यूब ले रहे हैं ना, हालांकि देखो ये क्यूब है नहीं, क्यूब मान लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। और मैं किससे पूछ रहा हूँ फ्लक्स? इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो। एक काम करता हूँ, क्यूब ही ले लेता हूँ कुछ। देखो ये क्यूब है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो। इस क्यू चार्ज के कारण ये फ्लक्स से फ्लक्स होगा, इसके कारण इससे फ्लक्स होगा, इसके कारण ये पीछे वाले से फ्लक्स होगा। बात समझ में आई सबको? अब एक पॉइंट चार्ज ये लेकर के मुझे इसके थ्रू फ्लक्स निकालना, तो मैं क्या करता हूं, मैं ना 3 और क्यूब रख दिया यहाँ पे, ऐसा है, एक यहाँ पे 2 3 4, ये 4 बना दिया। तो ये 4 ऐसे बन गया और उसके यहाँ पे है, क्या करते हैं 4 और नीचे रख दिए, टोटल 8 क्यूब रख दिया। अगर ये 8 क्यूब रख दिया तो ये साइड लेंथ A है, तो ये क्यूब बन जाएगा 2A साइड लेंथ का, और उसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर। और ये 2A साइड लेंथ के सेंटर पे चार्ज क्यूब है। अगर एक फेस से बात करें, एक फेस से पूरा से कितना हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फेस है 1 2 3 4 फेस है, और इसके लिए जैसा ये है वैसा ये, वैसा ये, वैसा ये, तो 1 से कितना हो जाएगा? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इट विल बी 1/4। तो इसके थ्रू कितना हो जाएगा बच्चों? Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर पूछा जाए इस पूरे क्यूब से कितना होगा फ्लक्स, जस्ट एग्जैक्टली वो पॉइंट कॉर्नर पे ही रखा हुआ, एग्जैक्टली कॉर्नर पे है। तो बच्चों ऐसे ऐसे 8 क्यूब लगाए थे, तो टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट 8 क्यूब से Q बाई 8 एप्सिलॉन। तो ये 3 सवाल, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, द होल क्यूब से इतना, और ऐसे भी 3 फेस से था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्लियरली समझ में आ गया होगा।